हेलो दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिमम 10 क्वेश्चंस रहता है बायोलॉजी से, 8 से 10 क्वेश्चंस रहते हैं, कभी कभी 12 भी हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बायोलॉजी का। ठीक है, तो देखते हैं जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका। ठीक है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो आप देखते हैं अब 4 ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विष्टि कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आप क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ये चीज़ क्या है? गलत है। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। अब आगे हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पादप में पाया जाता है और जंतु में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ना, वो पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, यानी प्रोटोप्लाज्म। यह किससे बना होता है? जो जीव द्रव्य होता है वो किससे बना होता है कोशिका का? केवल कोशिका द्रव से, केवल केंद्रक द्रव से, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव, केंद्रक और अन्य कोशिकांग। ठीक है, तो अब फाइनली आपको पता चल गया कि जीव द्रव क्या चीज़ से मिलकर के बना होता है। तो कोशिका द्रव होता है, केंद्रक द्रव भी होता है और कोशिकांग भी होता है। ठीक है, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। कोशिका में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो 80% से ज़्यादा पाया जाता है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज और जल। तो ये है जल। ठीक है, ये बीपीएससी 1994 में पूछा हुआ है, बहुत पहले का, लेकिन रिपीट भी हो सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो ठीक है, तो लाल रक्त कोशिका है, उसमें नाभिक नहीं होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, डिक्टोसोम्स और फैगोसोम्स। तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? आत्मघाती बैग कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति और केंद्रक। इसमें से कौन सा है जो अर्धपारगम्य है कोशिका अंगकों में से? तो ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? ये बहुत बार पूछ चुका है बीपीएससी में। ठीक है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का पावर प्लांट किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम, न्यूक्लियस। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी 2018। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, कोशिका का स्रोत होता है। ठीक है, कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेम क्वेश्चन ही है, 2 बार 2 तरीके से पूछ दिया गया है। ठीक है, तो यही तो है स्पेशलिटी। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशीय कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। तो क्या है? लाल रक्त कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्रक कौन है? तो केंद्रक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नियंत्रक केंद्रक कोशिका का। ठीक है, निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? मतलब ऐसी कौन सी कोशिका है जो एकदम
सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो बैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा, ब्रेड मोल्ड और वायरस। तो इसमें हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हिस्टोन कहते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो सूत्रकर्णिका, केंद्रक और हरित लवक। सूत्रकर्णिका ग्लॉजी का केंद्रक, सूत्रकर्णिका जीवद्रव्य कला केंद्रक, हरित लवक केंद्रक और राइबोसोम। तो इसका आंसर होगा सूत्रकर्णिका, केंद्रक और हरित लवक। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो ठीक है, इस समूह में क्या होता है? डीएनए होता है। सूत्रकर्णिका, केंद्रक और हरित लवक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो इसका आंसर ए ही है। एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है, डीऑक्सीराइबोस होता है, शर्करा और फॉस्फेट का समूह होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ किस में पाए जाते हैं? डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में ये तीनों चीज़ पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चिकनी अंतःद्रव जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है? क्या है? चिकनी अंतःद्रव जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो थायमीन। ठीक है, थायमीन जो है वो डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है? क्या होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, तो ये वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक हॉफमिस्टर ने किया था। डीएनए को सबसे पहले अलग किसने किया था? तो इसने किया था। अब डीएनए को द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा। लेकिन सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक हॉफमिस्टर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है। अगला क्वेश्चन है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, सहसंयोजक बॉन्ड्स के द्वारा, स्थिर वैद्युत बल के द्वारा और वैन डर वाल्स बल के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। ठीक है, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स बंधे होते हैं, जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो बंधे होते हैं, कौन से बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। डीएनए के एक तंतु गुच्छ में से आरएनए में अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनुलेखन कहलाती है। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा खुराना ने। ठीक है, ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है 1999 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता के, बलात्कारी, चोर और उपयुक्त सभी की पहचान हम कर सकते हैं डीएनए की उंगली छाप के यूज के द्वारा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा डीएनए। ठीक है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो इसका क्या होगा? एक्स और वाई। ठीक है, मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने के कारण बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का एक्स व स्त्री का एक्स, पुरुष का एक्स स्त्री का वाई, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। इसका आंसर है सी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण से। ठीक है, इसका आंसर है केवल समसूत्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? ठीक है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो मध्य अवस्था से किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ठीक है, तो विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो ये नहीं होती है, कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है। ठीक है, विषाणुओं में होता है, क्या होता है? या तो आरएनए या डीएनए। इसका आंसर ये है डी है। ठीक है, या तो आरएनए या डीएनए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है? तो जो संक्रमित उनके विषाणु में क्या होता है? तो केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन में बोला है सही नहीं है। ठीक है, तो ये सही है। परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं, ये गलत है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो टीएमवी के खोज सबसे पहले हुआ था। इसका में ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? पोलियो, HTLV और HIV और TMV। तो TMU का सबसे पहले खोज हुआ था। ठीक है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, रिट्रो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम जो है ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दालें। ठीक है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो ये क्या है? सहजीवी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो क्या है? स्यूडोमोनास। इसका आंसर होगा स्यूडोमोनास। अनुवांशिक हेरफेर के द्वारा जो प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे हुए तेल के निवारण के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो स्यूडोमोनास। प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। इसका किस में मदद करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया कम होगा तो खाना खराब नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो किण्वीकरण कहते हैं। ठीक है, अब जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? तो कवक से संबंधित है। ठीक है, सामान्य खाद्य छत्रक यानी मशरूम क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे लवक का जाल होता है। ठीक है,
कवकीय बीजाणुओं का पुंज होता है कवक तंतु का। इसका आंसर हो जाएगा सी। कस कर ठसा ठस भरे कवक का क्या होता है, जाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है। जब अपन ईस्ट मिला देते हैं और ईस्ट मिला करके आटा को गूंथते हैं तो वो उठने लगता है, तो उसका क्या कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। ठीक है, इसके वजह से वो उठने लगता है। ईस्ट क्या है, एक कवक है। ठीक है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 53। निम्न में से किसे बीडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। ठीक है, निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है, तो वो है ईस्ट। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो ये कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, एल्फा विष किससे बनता है, तो कवक से बनता है। ठीक है, खुजली का रोग इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कवक है। ठीक है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान परिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर है, तो शैवाल और कवक के हैं। ठीक है, लाइकेन। ठीक है, जो किसी भी चट्टान पर वो अपना खुद को उगाने में सक्षम है, तो क्या है, तो शैवाल और कवक। ठीक है, अब चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं, तो सैक्सीकोल्स कहते हैं। ठीक है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, कहाँ से, लाइकेन से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो ये लाइकेन है। ठीक है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है, तो ये लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। ठीक है, शैवाल विज्ञान यानी एल्गोलॉजी का अध्ययन है, किसका अध्ययन है, तो शैवाल का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है, तो शैवाल जो है वो क्या है, स्वपोषी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 65। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है, तो स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है, तो सुपोषण। ठीक है, निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोविद है, तो क्या, ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो माइकोराइजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, कौन सा है, तो बांस का जो पौधा है संसार में सबसे तेज बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में एंजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो चावल के फसल में एंजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, तो ये पाइन से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सिकोया जो है सबसे लंबा और जीवित वृक्ष है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, तो ये क्या है, राइजोबियम, नील हरित शैवाल और एंजोला, तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है, तो सच इसमें क्या नहीं है, संवहनीय बंडल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। ठीक है, बाकी सब चीज़ सही है। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है, एंजियोस्पर्म में क्या है, सहचर कोशिकाएं हैं। ठीक है, दालें पादपों में इस कूल से प्राप्त होती है, तो लिग्यूमिनोसी से क्या प्राप्त होती है, दालें प्राप्त होती है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम
ट्यूबरोसम है, तो ये आलू का नाम है, ठीक है। मेंगीफेरा इंडिका, मेंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आम का। आम को हम वैसे भी मैंगो बोलते हैं, उसके पीछे इंडिका लगा दो, यानी मेंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। ये भी पूछ देता है किसी किसी चीज़ का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। डेलोनिक्स रजिया रफिन डैश का वैज्ञानिक नाम है, तो यह गुलमोहर का रासायनिक नाम है, ठीक है। आज़ादी राचता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पति नाम है? तो ये नीम का है। ऑर्टोकार्पस इंडिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कटहल का वैज्ञानिक नाम है ऑर्टोकार्पस इंडिका। अगला क्वेश्चन है, कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी भी अन्य अंग से उत्पन्न होती है, तो आकस्मिक जड़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का या के मुख्य अवशोषक अंग है? तो केवल जड़ जो है वो क्या है? अवशोषक अंग है। मूल्य किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये जड़ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो शकरकंद का कंद जो है वो तना का रूपांतरण नहीं है। आलू क्या है? तो एक डंठल है, ठीक है। इसको हम जड़ के अंदर भी नहीं ला सकते हैं, कली में भी नहीं ला सकते, फल में भी नहीं ला सकते, ठीक है। इसको हम डंठल में ला सकते हैं, डंठल है ये। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू है। आलू क्या है? एक रूपांतरित तना है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है, जो क्या है? भूमिगत तना है। अदरक क्या है? एक भूमिगत तना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये रहा, 2 मिनट रुक जाइए, हम आपको दिखाते हैं। प्रकंद का एक उदाहरण है, तो अदरक जो है राइजोम का एक उदाहरण है, ठीक है। हल्वी यानी हल्दी है ना, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो सुखाया हुआ प्रकंद से, जो सुखाया हुआ प्रकंद होता है ना, उससे हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकलिकता का कार्य करता है? तो हल्दी। काली मिर्च का पौधा क्या है? बेल यानी लता जैसा पेड़ होता है इसका, काली मिर्च का, ठीक है। प्याज में खाद्य भाग है क्या? मसल पर्ण जो होता है वो खाने योग्य होता है, ठीक है। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? तो सेल्यूलोज के रूप में संचयित होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो खाद्य और जल का चालन। जो हरा पत्ता है वो खाना और जल का क्या एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाता है, वो सिर्फ भोजन का निर्माण करता है। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? तो जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। जब पुष्प का अंडाशय है ना वो फल में विकसित हो जाएगा तो वहीं क्या होता है? वास्तविक फल होता है। और इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है 66 बीपीएससी में, वास्तविक फल से क्वेश्चन एक आया हुआ था, ठीक है, तो आप इसको देख लें। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो फाइलोटैक्सी कहा जाता है। अब क्या है? घट पर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता, ठीक है। पादप ऊपर चढ़ते हैं तो प्रतान के द्वारा चढ़ते हैं, ठीक है। तो आज मैं अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और फिर कल मैं 100 क्वेश्चंस लेके आऊँगी बायोलॉजी का, और ये सीरीज मेरा चलता रहेगा। मैं लूसेंट का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी करवाऊँगी, ठीक है। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा लेक्चर नहीं मिलता है तो मनीषा माइंड्स करके आप से चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरा चैनल का नाम है। तो चलिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।